वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है हमारे लैब कोचिंग क्लासेस में। लैब असिस्टेंट क्लासेस चल रही है, बहुत ही मजा आ रहा है केमिस्ट्री पढ़ने के अंदर। अपने को पढ़ना है आज परमाणु के बारे में देखना है कि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रखे हैं और बनते भी हैं। परमाणु परमाणु का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा अणु जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। परमाणु एक ऐसा कण है जिसको अपन तोड़ नहीं सकते, उसको विभाजित नहीं कर सकते, वो परमाणु कहलाता है। जब बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। एक परमाणु दो परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं? अणु बना रहे हैं। तो परमाणु क्या है? अब बात तो क्या है, पहले ही क्वेश्चन अगर परमाणु के बारे में देखने को मिलेगा तो वो क्या मिलेगा बच्चों की, परमाणु की खोज किसने करी। परमाणु की खोज किसने करी? डाल्टन ने करी। ठीक है, ये अपने को याद होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। परमाणु की खोज किसने करी बच्चों? डाल्टन ने करी। अब देखो परमाणु के बारे में देखते हैं। ये क्या है? हाइड्रोजन क्या है? परमाणु है। हीलियम क्या है? परमाणु है। क्लोरीन क्या है? ये सब परमाणु है। अपने आसपास जितने भी तत्व हैं सब किससे मिलकर बना है? परमाणु से मिलकर बना है। बस फर्क इतना है, कोई सिंगल होता है कोई डबल होता है। मतलब परमाणु दो तरह के होते हैं। परमाणु कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं, द्विपरमाणु, समद्विपरमाणु और विषम द्विपरमाणु। मतलब परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं बच्चों? अणु बना रहे हैं। ये हाइड्रोजन एक है, ये क्या है? परमाणु है, लेकिन ये हाइड्रोजन Cl के साथ एक Cl परमाणु है, एक हाइड्रोजन परमाणु है। हाइड्रोजन और Cl दोनों मिलकर क्या बना दिया? अणु बना दिया। HCl क्या है? एक अणु है। कंफ्यूजन नहीं होना है। जब ये दोनों सिंगल है थे तब तो परमाणु थे, लेकिन दोनों जब मिल गए तो क्या बन गया? अणु बन गया। क्लियर है? अब समद्वि परमाणु का मतलब क्या हुआ कि दो, सम मतलब समान। वर्ड को समझो, वर्ड को समझो। सम मतलब क्या हो गया? समान। द्वि मतलब दो, परमाणु मतलब परमाणु, मतलब दो समान परमाणु। ये दो समान परमाणु, हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों समान है, दो परमाणु है। क्या बना दिया इन्होंने? हाइड्रोजन गैस बना दी। ठीक है, ये क्या बन गया? समद्वि परमाणु बन गया। विषम द्वि परमाणु, द्वि मतलब दो, दो विषम मतलब अलग अलग, अलग अलग परमाणु ले लिया मैंने दो और क्या बना दिया? HCl बना दिया। ये क्या बन गया? विषम द्वि परमाणु। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। मतलब दो समान परमाणु मिलकर क्या बना रहे? समद्वि परमाणु। दो विषम परमाणु मिलकर क्या बना रहे हैं? दो विषम परमाणु मिलकर एक अलग अणु बना रहे हैं। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है यहाँ पे। फिर देखो आवेश देखते हैं, अपन घरों में भी देखते हैं, तारों के अंदर करंट होता ही है। अपन आसपास तार देखते हैं, इलेक्ट्रिक देखते हैं, आवेश देखते हैं। आवेश कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। तो फालतू की चीजें अपने को पढ़नी नहीं है। बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए तो बहुत सारी लंबी चौड़ी केमिस्ट्री है, लेकिन अपने को अपना सिलेबस देखना है। अपने को वो देखना है जो लैब असिस्टेंट निकाल सके, लैब असिस्टेंट को पार करवा सके। क्योंकि अपने को वो पढ़ना है, अट्टे सट्टे कुछ नहीं पढ़ना है। देखो अपने आसपास बहुत सारे आवेश हैं, अवेश है। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के, पॉजिटिव, नेगेटिव और तीसरा कौन सा हो गया बच्चों? उदासीन। उदासीन हो गया। पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कौन सा? प्रोटॉन। नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक और उदासीन, तीन हो गया। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की बात करें, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, तीनों क्या होते हैं? बिल्कुल मान बराबर होता है तीनों का, तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन, इसके बारे में अपने को बात करनी है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के भी बराबर होता है। ये तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो देखो, अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि न्यूट्रॉन जो होता है ना वो उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। ठीक है, बिल्कुल उदासीन होता है। प्रोटॉन क्या होता है? धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। क्लियर है? ठीक है, तो देखो अपन बात करते हैं परमाणु क्रमांक की। अपन किसकी बात कर रहे हैं? परमाणु क्रमांक की। मतलब परमाणु के ऊपर आवेश की संख्या। परमाणु क्रमांक की बात करें अपन, तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों की बात करें। परमाणु भार को तो मैंने ए से लिखा, सॉरी, परमाणु क्रमांक को मैंने जेड से लिखा और परमाणु भार को मैंने किससे लिखा? ए से लिखा। लिखा मैंने दोनों को ए से लिखा। फिर मैंने को बात करनी है न्यूटन की। न्यूटन की बात करनी है तो न्यूटन का फॉर्मूला क्या हो गया? ए माइनस जेड। जब परमाणु क्रमांक से परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक जाएगा तब अपने को न्यूटन प्राप्त होगा।
मतलब न्यूटन प्राप्त करने के लिए परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को घटा दो, न्यूटन प्राप्त हो जाएगा। अब न्यूटन किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। न्यूटन किसके बराबर होता है? बिल्कुल प्रोटॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। ये फॉर्मूला याद रखो, इस फॉर्मूले से आगे पढ़ेंगे फिर, ठीक है। ये फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन भी हो जाएगा इससे अपना। देखो प्रोटॉन के ऊपर आवेश कितना होता है? 10 की घात माइनस 19। आवेश का मात्रक कूलॉम। सी क्या है? सी का मतलब क्या हो गया? सी का मतलब क्या हो गया बच्चों? कूलॉम हो गया। कूलॉम क्या है? यहाँ पे आवेश का मात्रक है। प्रोटॉन का जो प्रोटॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो कितना होता है? 1.6 10 की घात माइनस 19। और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होगा? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो बस नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क आएगा और कोई फर्क नहीं आएगा। दोनों का आवेश, दोनों के ऊपर आवेश कितना होगा? बिल्कुल बराबर होगा। फिर देखो बच्चों, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग होगा। दोनों का द्रव्यमान देखें तो दोनों का, इसका द्रव्यमान कितना होगा? इसका द्रव्यमान कितना होगा? 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 27 केजी। ये केजी क्या है? ये केजी क्या है? ये परमाणु का द्रव्यमान का मात्रक है, किलोग्राम के अंदर मापते हैं। फिर इसका कितना होगा? 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 परमाणु भार। इलेक्ट्रॉन का परमाणु भार कितना है? 9.1 इंटू 10 की घात माइनस 31 केजी। प्रोटॉन का कितना हो गया? 1.67 इंटू 10 की घात माइनस 27 केजी। परमाणु भार याद रखना, पूछ ले एग्जाम में, प्रोटॉन का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो दोनों याद रखना। परमाणु क्रमांक तो दोनों के बराबर होता है, लेकिन परमाणु भार दोनों के क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। क्लियर है? अब देखो, जो मैंने फॉर्मूला बताया था अभी आपको, इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा? ये न्यूटन का जो फॉर्मूला बताया था मैंने, उसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको दे रखा होगा परमाणु भार, आपको परमाणु भार मान लो दे दिया 32 भार ए। जेड अपने पास है, जेड आपको दे दिया 16, परमाणु क्रमांक दे दिया 16, परमाणु भार दे दिया 32 आपको। तो फिर इसने पूछ लिया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों का मान निकालो किसका। और परमाणु जो पूछे हैं, किसी भी तत्व का ऊपर जो आवेश पूछा वो किसका पूछा? द्विऋणात्मक। ये क्वेश्चन अपने पास एक द्विऋणात्मक आवेश के ऊपर परमाणु भार कितना है? 32 है, परमाणु क्रमांक कितना है? 16 है, तो उसका प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन निकालो। देखो बहुत इजी है, ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा। न्यूटन के अपने पास फॉर्मूला है तो अपन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूटन का मान तो बराबर होता है। देखो इसने पूछा किसका है? द्विऋणात्मक तत्व का। इसका पूछा द्विऋणात्मक तत्व का, ठीक है। तो न्यूटन अपने पास फॉर्मूला है, ए की जगह कितना? 32, जेड की जगह कितना? 16, न्यूटन कितना आ गया? 16। न्यूटन, न्यूटन और प्रोटॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तो प्रोटॉन भी कितना आ जाएगा? 16। न्यूटन प्रोटॉन निकल गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की, इसने तत्व कौन सा दिया? द्विऋणात्मक। मतलब तत्व कौन सा दिया? द्विऋणात्मक। मतलब इलेक्ट्रॉन कितना है? 2। एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो जब प्रोटॉन 16 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 16 होगा, लेकिन 16 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें कितना परमाणु दिया है, आवेश कितना दिया है? 2 दिया है, तो 16 प्लस कितना हो जाएगा? 2 कितना हो जाएगा? 18। इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, क्योंकि इसने तत्व कितने दिया? द्विऋणात्मक दिया है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो अपने को फॉर्मूले सबके याद रखना। अगर कोई थ्योरी अपने को नहीं समझ में आ रही है, थ्योरी नहीं समझ में आ रही है, उसके पूरा समीकरण, उसकी डेफिनेशन नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसके फॉर्मूले सारे रट के चल जाओ, सारे याद करके चल जाओ, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन के अंदर अपने को आंसर मिल जाता है। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे, उसको समझोगे कि इसने पूछा क्या है, क्योंकि डायरेक्ट कोई सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो क्वेश्चन को हमेशा घुमाएगा, है ना। बच्चे तो सोच रहे मेरे पास परमाणु क्रमांक है, मेरे पास परमाणु भार है, निकाल दो। क्यों? ये तो वो देखो कि उसने तत्व कौन सा दिया है, धनात्मक दिया है, ऋणात्मक दिया है, या द्वि दिया है, या सिंगल दिया है, कौन सा दिया, वो अपने को पता है, अपने का आंसर निकल जाएगा। फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर अपना निकल जाएगा। क्लियर है? देखो अब बात करते हैं अपन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ये भी याद होना जरूरी है कि इनकी खोज किस किसने करी थी। प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? गोल्डनस्टीन। किसने करी थी? गोल्डस्टीन। वैज्ञानिकों को नाम याद रखो, वो तो पूछ ले उठा के, वैसे तो नहीं पूछता है लेकिन पूछ ले,
वैसे तो वो डेफिनेशन, वो जो अपने पास फॉर्मूला होता है उसके ऊपर वो क्वेश्चन ही पूछता है हमेशा। न्यूटन की बात करें, न्यूटन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बताओ कमेंट के अंदर। जेम्स इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जेजे थॉमसन। जेजे थॉमसन ने। क्लियर है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूटन की खोज जॉन चैडविक, इलेक्ट्रॉन की खोज जेजे थॉमसन ने की। तीनों याद होने जरूरी है, इंपॉर्टेंट है तीनों। पूरी केमिस्ट्री की शुरुआत इन्हीं से होती है, तो इनके वैज्ञानिकों के नाम याद होने जरूरी है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कई बच्चे रख लेते हैं 1 सेकेंड के अंदर निकलने वाले तरंग की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। लेकिन उससे पहले अपने को तरंग दैर्ध्य समझना है, फिर अपन समझेंगे आवर्ती। दोनों साथ में ही समझेंगे क्योंकि एक ही चीज है, दोनों समझ में आ जाएगी। यहाँ से कोई तरंग निकली, यहाँ से कोई तरंग निकली, ये नीचे वाला हिस्सा गर्त, ये ऊपर वाला हिस्सा तरंग बना लिया इसने। ठीक है, कोई तरंग निकली। अब नीचे वाला हिस्सा है ना, ये इसके बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी है ना तरंग, ये इतने से ये दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ये बीच की जो दूरी है तरंग, ये बीच की दूरी, वृत्त के बीच की दूरी, ये क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। कंफ्यूजन कोई? तरंग दैर्ध्य क्या होती है? तो एक तरंग है, ये प्लेटफॉर्म है, तरंग निकली, तरंग निकली तो इसमें गर्त के बीच की दूरी, दो सुरंगों के बीच की दूरी, दो वृत्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है बच्चों? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग दैर्ध्य समझ में आ गई तो आवर्ती समझ में आएगी। दो सुरंगों के बीच की दूरी या फिर दो वृत्तों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। ये इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य। अब देखो, 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर ये जो सुरंग गर्त बना रही है, ये जो तरंग दैर्ध्य है, 1 सेकेंड के अंदर ये गर्त बनाया, ये सुरंग बनाया, ये वापस गर्त बनाया, ये वापस सुरंग बनाया। तो 1 सेकेंड के अंदर जो सुरंग गर्त बना रही है, उस सुरंग गर्तों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है बच्चों। सुरंग गर्तों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती। कितना टाइम दे रही है? 1 सेकेंड के अंदर। नहीं समझ में? वापस समझ। ये कोई प्लेटफॉर्म है, यहाँ से कोई तरंग निकली, निकली, तरंग ग्रत, तरंग ग्रत, तरंग ग्रत, ऊपर तरंग नीचे ग्रत, तरंग सुरंग ग्रत बनाते हुए निकली। ठीक है, इन सुरंग ग्रतों के बीच की दूरी तो तरंग दैर्ध्य हो गई, लेकिन इन सुरंग और ग्रत, सुरंग ग्रत कितने सुरंग ग्रत बनाए इसने, वो संख्या क्या कहलाती है? वो आवर्ती कहलाती है। मतलब कितना टाइम के अंदर सुरंग ग्रत बना रही? 1 सेकेंड के अंदर कितने सुरंग ग्रत बनाए उसने? 1 सेकेंड में से अप डाउन सुरंग ग्रत कितने बनाए? वो क्या कहलाती है बच्चों? आवर्ती कहलाती है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। आवर्ती क्या है, तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग दैर्ध्य क्या है? तरंग और ग्रतों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य है, और तरंग ग्रतों की संख्या क्या कहलाती है? आवर्ती कहलाती है। कितने टाइम में? 1 सेकेंड के अंदर तरंग सुरंग और ग्रतों के जो संख्या होती है वो आवर्ती कहलाती है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो, जो तरंग दैर्ध्य होती है, उस तरंग दैर्ध्य को अपन लैम्डा से नोट करते हैं, और जो आवर्ती होती है उसको अपन, जो आवर्ती होती है उसको अपन म्यू से नोट करते हैं। ठीक है, अब अगर जितनी तरंग दैर्ध्य होगी आवर्ती उतनी ही कम होगी। ये दूसरे एक दूसरे के ऑपोजिट होती है, एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। मतलब 1 सेकेंड में वो तरंग दैर्ध्य सुरंग कितने बना रही है? अगर सुरंग के बीच की दूरी कम है तो आवर्ती कम होगी, क्योंकि सुरंग के बीच की दूरी कम होगी तो आवर्ती जो है ज्यादा होगी, और सुरंग ज्यादा है तो आवर्ती कम होगी। क्लियर है? मतलब ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी ज्यादा है तो सुरंग बड़ा होगा, गर्त बड़ा होगा तो आवर्ती कम हो जाएगी, सुरंग गर्त कम बनेंगे। लेकिन अगर ये दूरी कम है, ये दूरी कम है, तो सुरंग गर्त ज्यादा बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 तो सुरंग गर्त ज्यादा बनेंगे, मतलब आवर्ती ज्यादा होगी संख्या में। सुरंग गर्तों की संख्या ही क्या कहलाती है? आवर्ती है। तो जितने सुरंग गर्त की संख्या अगर ज्यादा होगी, सुरंग गर्त ज्यादा बनेंगे तो आवर्ती ज्यादा, तरंग दैर्ध्य अपने आप कम हो जाएगी। मतलब तरंग दैर्ध्य क्या है? ये बीच की दूरी है, तो आवर्ती ज्यादा हो गई, यहाँ पे संख्या ज्यादा हो गई सुरंग ग्रहों की, तो ये दूरी क्या हो गई? कम हो गई, बिल्कुल कम हो गई। और ये अगर दूरी ज्यादा हो गई तो सुरंग ग्रह कम बनेंगे, ये दूरी लेकर चल जाएगी फटाफट से, तो सुरंग ग्रह कम बने तो आवर्ती अपना कम हो गई। क्लियर है?
तो लेमडा अगर ज्यादा होगा तो म्यू क्या होगा, कम होगा। ये समझ में आई ये चीज, म्यू और आवृत्ति क्या होगी, कम होगी। कम होगी मतलब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होगी। समानुपाती का मतलब क्या होता है, दोनों का मान बराबर। व्युत्क्रमानु का मतलब क्या होता है, दोनों का मान 1/λ। ये फॉर्मूला कैसे बना वो समझ में आया। ये फॉर्मूला कैसे बना, अगर आवर्ती का मान कम है तो लैम्डा ज्यादा होगा, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे तो व्युत्क्रमानुपाती हो गए। फॉर्मूला कैसे बना वो समझ में आया। फिर देखो बच्चों, अब इसका स्थिरांक, इस स्थिरांक को हटाऊं तो स्थिरांक की जगह क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बिल्कुल सी आ गया। सी मतलब प्रकाश का वेग या स्थिरांक कह सकते हैं इसको। अगर तरंगे एक से ज्यादा है, तरंगे एक से ज्यादा है, तरंगे एक से ज्यादा है तो लैम्डा भी क्या होगा, एक से ज्यादा होगा। और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ये 1 है तो इधर 2 होगा, 2 तो इधर 1 होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि एक से ज्यादा तरंगों के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर्मूला कैसे बन रहा है वो समझ में आना चाहिए तो मजा आ जाएगा पढ़ने में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है तो फिर आगे चले अपन। अब बात करते हैं तरंग संख्या की। अब बात करते हैं तरंग संख्या की। तरंग संख्या मतलब जैसे आवर्ती 1 सेकेंड के अंदर आई थी, 1 सेकेंड के अंदर तरंग और गर्तों की संख्या आवर्ती कहलाती है। इसमें क्या है, एक सेंटीमीटर मतलब ये कोई प्लेटफॉर्म 1 सेंटीमीटर है, कितना 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने सुरंग और गर्त बन रहे हैं उनकी संख्या क्या कहलाती है बच्चों, तरंग संख्या कहलाती है। 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी तरंग दैर्ध्य बन रही है, सुरंग कितने बन रहा है, सुरंग को तरंग दैर्ध्य कह रहे हैं अपन। तरंग की संख्या और तरंग को जो दूरी होती है उनको तरंग दैर्ध्य कह रहे हैं। तो 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, इसके अंदर कितने सुरंग बन रहे हैं वो संख्या क्या कहलाती है, तरंग संख्या कहलाती है। तो तरंग संख्या, आवर्ती और तरंग संख्या लगभग सेम है, बस आवर्ती के अंदर 1 सेकेंड के अंदर कितने सुरंग बन रहे थे उनकी संख्या, और तरंग संख्या में क्या होगी, 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने सुरंग बन रहे हैं। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, म्यू नॉट से। तो म्यू नॉट बराबर क्या हो गया, 1/λ। कितना हो गया, 1/λ। वो म्यू था, वो ये म्यू नॉट है, जो दोनों बराबर है। ठीक है, तो इसका मान अपने पास जो आवृत्ति आई थी वो कितनी आई थी, म्यू बराबर कितना आया था, C/1 लैम्डा आया था, ये आई थी अपने पास। तो अगर मैं 1 लैम्डा का मान क्या है, म्यू नॉट है, यहाँ रख दू तो ये मान लो समीकरण 1, म्यू नॉट का मान 1/λ का मान जो है समीकरण 1 में रखने पर मैंने इसका मान कहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया। म्यू तो है अपने पास, 1/λ की जगह सी ऐसा कैसा रहेगा, 1/λ की जगह मैंने क्या रख दिया, म्यू रख दिया। ये हो गया, ये मान अपने को प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ समझ में आया, कैसे प्राप्त हुआ समझ में आया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, एक बार नोट कर लो। ये चीजें समझ में आ गई तो आगे अपन जो वैज्ञानिकों ने मॉडल दिए थे, जो परमाणु सिद्धांत दिए थे वो पढ़ेंगे तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। बस ये समझ में आनी जरूरी है, ये चीजें समझ में आ गई। तो बच्चों इस क्लास को अब यही खत्म कर, नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लास से इसी का आगे का टॉपिक शुरू करेंगे। अब किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या मॉडल दिया वो अपन समझेंगे। तो इस क्लास को एक बार रिपीट कर लोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।